न चीफ मिनिस्टर न होम मिनिस्टर, क्या दिल्ली को चाहिए फोम मिनिस्टर। लेकिन फोम पर छिड़का गया रसायन क्या क्या दबा पा रहा है। दिल्ली में बहती यमुना इतनी साफ हो गई है कि पानी उतरने और पूजने लायक हो गया है क्या, या एक छोटे से हिस्से में उधार के पानी से यमुना का उद्धार हो रहा है, और क्या इसका रास्ता बिहार चुनाव तक जाता है किसी तरह से। आज बड़ी खबर में यमुना की हालत पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि पानी पीने लायक है, नहाने लायक है, या पारदर्शी गिलास में दिखाने लायक है। बात करेंगे चुनाव आयोग के एसआईआर पर नए ऐलान की, कोर्ट से भी बड़े अपडेट आए हैं, और बिहार चुनाव के बीच आई इस तस्वीर की भी चर्चा करेंगे जिसकी आज दिन भर चर्चा होती रही। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Rajnivas Premium Elaichi, Saluja Gold and Sensodyne K. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। बड़ी खबर में बढ़ने से पहले खबर एसआईआर की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की प्रक्रिया बिहार के बाद अब ये देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगी। इनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया कल यानी 28 अक्टूबर से शुरू होगी। इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 2026 में ही चुनाव होने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार का कहना है कि उनका पूरा ध्यान इन राज्यों पर ही है। कट ऑफ डेट होगी राज्यों में अंतिम बार हुआ एसआईआर। जैसे बिहार की 2003 की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए किया था। अधिकतर राज्यों में वोटर लिस्ट का अंतिम बार एसआईआर 2002 और 2004 के बीच हुआ था। आयोग का कहना है कि एसआईआर ज़्यादातर राज्यों में 2 दशक बाद हो रही है। शहरीकरण और पलायन बढ़ने के कारण इसकी ज़रूरत महसूस हुई है। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी, और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है, उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके बीएलओ उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में हैं। जब बीएलओ फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। इसी तरीके से अगर उनका नाम स्वयं नहीं था और उनके पिताजी या माताजी का नाम था, तो भी उनको कोई और कागज नहीं देने होंगे। तो ये लिंकिंग और मैचिंग, बिहार जब हमने एसआईआर किया था तो सिर्फ बिहार की अवेलेबल थी, और आज पूरे देश की 2002 से 4 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची जो लिंक दिया गया है voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है। चुनाव आयोग के इस फैसले पर राजनीतिक दलों ने क्या कहा, सुनिए। निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हो गए, क्योंकि एसआईआर से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी पाकिस्तानी बहुत हैं। अभी तक के गृह मंत्रालय ये नहीं बता पाया है कि कितने पाकिस्तानी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। इलेक्शन कमीशन तो पहले ही बता चुका था कि एसआईआर होने वाला है। कुछ लोग बंगाल में उछल कूद कर रहे थे। कोई बोल रहा था जला देंगे, काट देंगे, एसआईआर होगा, तो हो गया कल से। देखते हैं क्या कर सकते हो आप लोग। अब आते हैं बड़ी खबर पर। ये साल का वही समय है जब दिल्ली में यमुना का जिक्र बढ़ जाता है, और राजनीति में भी इस बार भी यही हो रहा है। और क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए यमुना पर इस बार कुछ ज़्यादा ही तनाव है। दिल्ली में 30% आबादी का वास्ता पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से है। छठ पूजा को लेकर सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। दिल्ली की बीजेपी सरकार का कहना है कि यमुना का पानी भले ही पीने लायक नहीं बना पाए हैं, लेकिन पूजा करने लायक बना दिया है। 11 साल की सरकार वालों ने तो कुछ भी नहीं किया था। इधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस खुले झूठ को, जहन की लूट को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। वीडियो डाल करके एक दूसरे को एक्सपोज करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मूल सवाल जस का तस खड़ा हुआ है, यमुना के पानी का हाल क्या है। विस्तार से बात करते हैं।
इस साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी की सरकार की विदाई हुई, बीजेपी सरकार कई वादों के साथ सत्ता में आई। एक प्रमुख वादा यमुना की सफाई। चुनाव जीतने के बाद कुछ दृश्य भी आए यमुना से कूड़ा करकट हटाने के। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आरती करती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र और दिल्ली के कई मंत्रियों ने बार बार कहा कि यमुना को साफ करके मानेंगे। सोशल मीडिया पर ऋषिकेश की तर्ज पर यमुना आरती जैसी रील्स भी घूमी। हालांकि चुनाव नतीजों के कुछ हफ्तों बाद यमुना का जिक्र घटने लगा। यमुना की चर्चा दोबारा तब हुई जब दिल्ली में बाढ़ आई, यानी अगस्त के आखिर और सितंबर की शुरुआत में, और तब दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की भी एक रिपोर्ट आई। बताया गया कि 2013 में जब से डेटा इकट्ठा होना शुरू हुआ तब से लेकर अब तक पहली बार ऐसा है कि यमुना का पानी सबसे साफ है। तब ITO ब्रिज पर लिए गए डेटा के मुताबिक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD 4 mgl थी, जबकि ये 3 mgl या इससे कम होनी चाहिए। ITO से ओखला तक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लिमिट 3.7 से 5.1 mgl नापी गई। आदर्श स्थिति में इसका लेवल 5 mgl होना चाहिए। ITO ब्रिज पर फीकल कोलिफॉर्म का लेवल तब 1800 MPN पर 100 ml मापा गया था। 2500 MPN 100 ml तक की लिमिट ठीक मानी जाती है। आगे बढ़ने से पहले BOD, DO और फीकल कोलिफॉर्म के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी DO का मतलब है पानी में रहने वाले जीव सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं, कितनी प्राणवायु है पानी में। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD बताता है कि नदी खुद को ठीक कर सकती है या नहीं। और फीकल कोलिफॉर्म को सीधे शब्दों में सीवर कहते हैं, यानी पानी में मल की मात्रा कितनी है। तो आपने देखा कि कैसे सितंबर में आई बाढ़ ने यमुना को काफ़ी हद तक साफ कर दिया, लेकिन जैसे ही बाढ़ वाला दौर ख़त्म हुआ नदी फिर से मरने लगी। कुल 8 जगहों से सैंपलिंग की गई। पल्ला को छोड़ करके बाकी हर जगह हाल बदहाल है। 23 अक्टूबर को आए आंकड़ों के मुताबिक BOD की रेंज 22 से लेकर 25 mgl है। DO की रेंज 1.5 से लेकर 0.8 mgl है। फीकल कोलिफॉर्म का स्तर 8000 MPN पर 100 ml तक पहुंच गया है। यानी DPCC की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में यमुना का पानी पीने तो क्या छूने लायक भी नहीं है। इस रिपोर्ट को लेकर अलग अलग मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट्स इसी तरह की हेडिंग्स के साथ छपी हैं। इस रिपोर्ट में सिर्फ पल्ला और कुछ हद तक वजीराबाद ही ऐसी लोकेशन है जहां यमुना के पानी को ठीक माना जा सकता है, और इसके पीछे की भी एक पूरी कहानी है। दरअसल दिल्ली में यमुना की एंट्री पल्ला से ही होती है। पल्ला एक त्रिकोणीय एंट्री पॉइंट है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश इससे लगते हैं। पल्ला से करीब 200 किलोमीटर ऊपर हथनी कुंड बराज है, जहां ईस्टर्न और वेस्टर्न यमुना कनाल के जरिए यमुना का पानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भेज दिया जाता है ताकि सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल हो सके। यानी वहां तक पानी बढ़िया क्वालिटी का होता है। नहरों के जरिए बटने के बाद बचा हुआ पानी आगे बढ़ता है और जो पल्ला तक पहुंच जाता है। पल्ला के बाद दिल्ली में यमुना का दूसरा बड़ा पड़ाव है वजीराबाद। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ भी नदी की सेहत ठीक ठाक नजर आती है, लेकिन ठीक 1 किलोमीटर के बाद हालात बदतर हो जाते हैं। नदी पहचान में ही नहीं आती। वजह है नजफगढ़ नाले का यमुना में समाहित हो जाना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिल्ली में यमुना का 70% पोल्यूशन नजफगढ़ नाले की वजह से है। सिग्नेचर ब्रिज, ISBT ब्रिज, यमुना घाट, निगम बोध घाट, ओखला बराज से लेकर के कालिंदी कुंज। ऐसा लगता है कि दिल्ली का सारा प्रदूषण अलग अलग नालों के जरिए नदी में ही फेंक दिया जाता है। नदी एक बदबूदार नाले में तब्दील हो जाती है, या कहें कि कर दी जाती है। कुल 22 नाले नदी में गिरते हैं। बिना ट्रीटमेंट का सीवेज वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी नदी में बहता है। इन सब से इतर एक बड़ा आंकड़ा और है। द वीक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर दिन 792 मिलियन गैलन सीवर प्रोड्यूस होता है। ट्रीटमेंट सिर्फ 550 मिलियन गैलन का होता है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है यमुना में प्रदूषण की। लेकिन इन सब आंकड़ों से इतर दिल्ली सरकार ने प्रचार शुरू कर दिया सब कुछ ठीक होने का, यमुना के पानी का निर्मल और धवल होने का। दिल्ली सरकार के मंत्री यमुना से पानी भरते हुए दिखे, हालांकि कई बार चालाकी के तहत, जैसे पटपड़गंज विधायक रविंदर नेगी, जिनके हाथ में एक बोतल है, कैमरा का एंगल बदलता है, बोतल पानी में भरने का उपक्रम होता है, फिर बोतल ऊपर उठाते हैं, पानी की क्वालिटी ऐसी लगती है जैसे मिनरल वाटर हो। दिल्ली सरकार के कुछ मंत्रियों ने कुछ और भी कर गुजरने के प्रयास किए, मसलन यमुना का पानी पीने के प्रयास या पानी पीते दिखने के प्रयास। इधर आम आदमी पार्टी ने मुहिम छेड़ दी। पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज यमुना का पानी बोतल में भर ले आए।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चैलेंज दिया कि पी करके इसको दिखाइए। बीजेपी ने कहा कि 11 साल से केजरीवाल की सरकार ने यमुना के लिए कुछ नहीं किया। पहले फोम के ऊंचे पहाड़ दिखते थे, अब ऐसा नहीं है। बदले में आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये सिर्फ प्रचार है। दिल्ली सरकार सिर्फ फोम हटा रही है, पानी साफ नहीं हो रहा है और हटाने के बाद भी फोम कई जगहों पर मौजूद है। ये भी कहा कि जिस केमिकल के छिड़काव के जरिए फोम हटाया जा रहा है उसी का विरोध पहले बीजेपी के नेता करते थे। मसलन परवेश वर्मा का 2022 का वीडियो जिसमें वो दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी से भिड़ गए थे, कहा था कि ये केमिकल जहरीला है, क्या तेरे सिर पर डाल दूं। ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्या बात है सर, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। मार रहा है, आपको कैसे लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको सर पर डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है, ये एनएमसीजी के मिले, एनएमसीजी से अप्रूव्ड है। आम आदमी पार्टी का आरोप ये भी है कि दिल्ली सरकार प्रचार के लिए सारी हदें पार कर रही है। मसलन वासुदेव घाट पर आर्टिफिशियल यमुना बना दी है, जहां का पानी असल में यमुना का नहीं बल्कि गंगा का है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट प्लांट से लाया गया है। ये सब कवायद इसलिए ताकि प्रधानमंत्री को डुबकी लगाने में कोई दिक्कत ना हो। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर। ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और एक और मुद्दे को लेकर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों का कहना है कि केजरीवाल की सरकार ने यमुना घाटों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया था, हमने नए घाट बनाए हैं, श्रद्धालुओं के लिए इन्हें खोला है। पिछली बार वो यमुना पे छठ पूजा क्यों नहीं कर रहे थे? उनसे मैं केवल यही पूछना चाहता हूँ कि 7 साल से उन्होंने जो पूर्वांचल के लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज कराए, छठ पूजा करने पर बैन लगा दिया, यमुना पे आने पे बैन लगा दिया, पूरी सरकार की मशीनरी यहाँ खड़ी कर दी थी कि केजरीवाल ने कि कोई भी यमुना के किनारे पूजा करने नहीं आएगा। ऐसा उन्होंने ये पाप उन्होंने क्यों किया, मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं। और इस बार कैसे इतनी अच्छी पूजा हो पा रही है? क्योंकि इस बार श्रद्धावान लोग, आस्थावान लोगों के प्रति विनम्र भाव से समर्पित सरकार खड़ी है और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो अत्याचार केजरीवाल ने किया था पूर्वांचल के लोगों पर, वो पाप अब कभी दोबारा दिल्ली में नहीं होगा। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि आप याद करेंगे ही। अब मैं जीवन का मेरा एक ऐसा ये चैप्टर रहेगा कि कोई यमुना जी पे छठ को प्रतिबंधित कर दे, जिस छठ से सफाई होती है, घाट की सफाई, पानी की सफाई, कुछ पानी में गंदगी है उसको निकाल लिया, और अगर कोई व्यक्ति उस पे प्रतिबंध लगाता है मुख्यमंत्री रहते, तो अपने खराब व्यवहार के लिए वो हमेशा याद किया ही जाएगा। लेकिन अब वो अपने बैड बिहेवियर के लिए, अपने सनातन विरोधी बिहेवियर के लिए, अपने छठ विरोधी बिहेवियर के लिए, तो अब देखिए क्या हुआ कि बीजेपी की सरकार बनी और इतना धूमधाम से छठ होने लगा। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी का कहना है कि घाटों को बंद करने के आदेश एनजीटी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सरपरस्ती वाले डीडीएमए ने दिए थे। केजरीवाल सरकार तो इनको खुलवाने के लिए अदालतों तक भी पहुंची थी। इनका झूठ ये है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की यमुना पर छठ को रोका। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने। तो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देंगे कि यमुना पर छठ रोकने के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी, इनकी केंद्र सरकार और इनके एलजी हैं, और सबूतों के साथ मैं दिखाऊंगा। और फिर भी अगर वीरेंद्र सचदेवा में थोड़ी शर्म बचती है तो मुझे लगता है कि फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा नहीं करनी चाहिए जीवन में,
और अगर फिर भी थोड़ी तमन्ना है उनको, फिर भी बहस करनी है, तो जिस मंच पे वीरेंद्र सचदेवा चाहें, जिस मंच पे रेखा गुप्ता चाहें, पूरे कैबिनेट के साथ आ जाएं, हम उनके साथ छठ पर, दिवाली पर, प्रदूषण पर, यमुना पर, सब पर बहस करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो ये थी बातें नेताओं की। अब एक्सपर्ट्स की बात करते हैं और यमुना के ताज़ा हालात भी जान लेते हैं। सुनिए हमारे साथी पत्रकारों को। सर, ये पानी पूरी तरीके से साफ़ नहीं है और ये मैं नहीं, ये सरकार का डेटा कह रहा है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने 20 अक्टूबर की सैम्पलिंग की थी और उन्होंने डेटा रिलीज करी है। अगर आप वो डेटा देखेंगे तो जो वजीराबाद बैराज है उसके डाउन स्ट्रीम जो है यमुना जी का BOD 20 mg पर लीटर से ज़्यादा है। नहाने के पानी में जो है BOD 3 mg पर लीटर या उससे नीचे होना चाहिए, पर 20 mg है, मतलब ये पानी नहाने योग्य नहीं है। आचमन की तो बात छोड़ दीजिए। और देखिए, आचमन की अगर हम सरकार की पॉलिसी देखें तो ये होता है कि कोई भी पानी बिना डिसइंफेक्ट हम आचमन नहीं कर सकते। अगर इसकी ये बहुत साफ भी होता फिर भी बिना डिसइंफेक्ट आप आचमन नहीं कर सकते इस पानी का। जी जी देखिए, सरकार का एफर्ट है, ये डिनाई नहीं कर सकते, सरकार एफर्ट लगा रही है। और देखिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है, टाइम लगेगा। बदलाव आया है बट जितना बताया जा रहा उतना नहीं हुआ है, प्रभाव पड़ा है। सरकार काम कर रही है, डिसिल्टिंग हुई है बहुत सारी जगहों पे और जो है कुछ STP जो है वो अपग्रेड भी हुए हैं, जो कि अच्छी बात है, इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं सरकार का। पर ये कह देना कि यमुना साफ़ हो गई, ये मुझे लगता है अभी बहुत जल्दबाजी है। उनके साथ साथ अगर आप अभी अक्टूबर मंथ में ड्रेन्स की वाटर क्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश की गई है, 17 ड्रेन्स की रिपोर्ट पब्लिश की गई। अगर आप उस रिपोर्ट को देखेंगे, DPCC की रिपोर्ट है, तो उन 17 में से 5 ड्रेन ऐसे हैं जिनकी BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 100 mg पर लीटर से ज़्यादा है। तो 100 mg पर लीटर से ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी है और वो सारे के सारे जो है आ रही है यमुना जी में और वो मिक्स हो रहा है। आप हथनीकुंड बैराज से ज़्यादा फ्लो ला रहे हैं जिसकी वजह से डाइल्यूशन है, पोल्यूशन कम दिख रहा है। ये अच्छी बात है कि आपने फ्लो बढ़ाई, पर मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, ये लंबे समय के लिए आप फ्लो रखें। ऐसा ना हो कि हम 10 दिन के बाद आएँ और ये फ्लो ख़त्म हो जाए, झाग दिखे। सरकार एफर्ट लगा रही है बट ये कह देना यमुना साफ़ होगी, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी है। अभी बहुत सारे काम करने बाकी है, पब्लिक को भी और सरकार को भी। ये कहना यमुना साफ़ होगी, ये तो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है। उनके साथ एक चीज़ समझना होगा कि अभी कम झाग दिखने का कारण ये है कि फ्रेश वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि लास्ट 5-6 दिनों में इतना पानी यमुना जी में छोड़ा गया है जो कि 1 साल में छोड़ा जाता है। इनसे इतर एक्सपर्ट्स ने कुछ और चिंताएं भी जताई हैं। मसलन यमुना घाटों पर निर्माण कार्य की गतिविधियां नदी को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल से जुड़े भीम सिंह रावत ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यमुना घाटों पर हेवी मशीनरी के इस्तेमाल से और नुकसान हो रहा है। नदी किनारे की ज़मीन अपनी मूल प्रकृति में सॉफ्ट होती है। यहाँ पर स्थायी निर्माण से पानी की प्राकृतिक फिल्टरिंग प्रभावित होती है। नदी की डीसिल्टिंग में भी दिक्कतें आती हैं। NGT के 2015 के जजमेंट के मुताबिक नदी किनारे किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन ज़मीन पर तो इसका अमल नहीं हो रहा है। धड़ल्ले से नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। CM बनने के बाद अपने पहले बजट भाषण में रेखा गुप्ता ने 17 बार यमुना का जिक्र किया था। बार बार अरविंद केजरीवाल की सरकार पर निशाना साधा था। अरविंद केजरीवाल ने खुद 2020 के चुनाव प्रचार में यमुना को लेकर के वादे किए थे। कहा था कि 5 साल बाद यानी फरवरी 2025 में खुद यमुना में डुबकी लगाएंगे। लेकिन हालात क्या हैं, ये तो किसी फोम के पीछे छिपा नहीं है। दिल्ली की BJP सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। नजफगढ़ नाले के लिए 200 करोड़ रुपए अलग से निकाले उन्होंने। जल मंत्री परवेश वर्मा बोले कि नदी को ऐसा बना देंगे कि वाटर टूरिज्म फैलेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई खास असर ज़मीन पर दिख नहीं रहा है। बाढ़ के बीतने के बाद नदी फिर उसी हालत में पहुंच गई जिस हालत में थी। इस बीच एक्सपर्ट्स कुछ सलाह दे रहे हैं। मसलन अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में मनोज कुमार सिंह, चंद्रभूषण और अखिलेश गौतम ने कुछ सुझाव पेश किए हैं। तीनों पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक सफाई से ज़्यादा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि नदी प्रदूषित ना हो, क्योंकि नदियों के अंदर खुद को ठीक करने की क्षमता होती है, जैसा कि हमने कोविड के दौरान देखा था। दुनिया भर में नदियों को साफ करने के उदाहरण हैं, भारत उनसे सीख ले सकता है। सीवेज और ड्रेन सिस्टम को अलग अलग करना होगा। अभी ये हो रहा है कि सीवेज का वेस्ट ड्रेन्स में मिल जा रहा है। ड्रेन्स का असली उद्देश्य बारिश के पानी को नदी तक पहुंचाना था, लेकिन ये सीवेज के एक्सटेंशन बन गए हैं। इन ड्रेन्स की वजह से ही ट्रीटमेंट प्लांट्स में सीवेज का निस्तारण नहीं हो पाता, जबकि दिल्ली में सीवेज का ट्रीटमेंट करने की ठीक ठाक क्षमता है।
इसी तरह के और भी सुझाव दिए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फोकस्ड स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है तो रिजल्ट भी जल्दी ही मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। कवि नरेश सक्सेना की एक कविता की कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं कि पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। कवि से माफ़ी मांगते हुए इसको अगर थोड़ा सा ट्वीक करें तो झाग साफ करने से सिर्फ झाग साफ होता है, नदी साफ नहीं होती ठोस कदम उठाए बिना। अब बारी है दूसरी बड़ी खबर की। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। दूसरी बड़ी खबर में आज कोर्ट से जुड़े अपडेट्स। पहला अपडेट, आवारा कुत्तों के हमले से देश की इमेज खराब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा और आज हुई सुनवाई में क्या हुआ वो जानते हैं। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को नियमों का पालन करने के आदेश दिए थे। मोटा माटी पकड़ो, नसबंदी, टीकाकरण, छोड़ो के मॉडल पर काम करना था। ये काम कितना हुआ इसको लेकर के राज्यों को एफिडेविट दाखिल करके बताना भी था। कानूनी भाषा में इसे कंप्लायंस एफिडेविट कहते हैं, यानी कोर्ट ने जो कुछ कहा उस पर किसी व्यक्ति या संस्था ने जो किया उसे लिखित में बताना। आदेश के 2 महीने बीते, अब पता चला कि केवल 3 राज्यों ने ये रिपोर्ट दाखिल की, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम। बाकी रहे नाकाम। नाकामी पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। बाकी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजरिया की बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस नाथ बोले कि अधिकारियों ने अखबार या सोशल मीडिया नहीं देखा, आदेश की खबरें हर जगह थीं। कुत्तों के हमलों से देश की छवि खराब हो रही है। जब एक वकील ने कुत्तों पर क्रूरता का जिक्र किया तो कोर्ट ने कहा कि इंसानों पर क्रूरता का क्या। बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई में अधिकारी नहीं आए तो जुर्माना लगेगा या उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। दूसरा अपडेट, 2020 के दिल्ली दंगों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर पर दंगों की साजिश के आरोप लगे हैं। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए आज जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजरिया की बेंच बैठी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जवाब देने के लिए 2 हफ्तों का एक्स्ट्रा टाइम मांगा। कोर्ट ने इस पर पुलिस को खरा खरा सुनाया, कहा कि पुलिस को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है, 5 साल बीत गए हैं, अब भी 2 हफ्ते चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 31 अक्टूबर यानी शुक्रवार को होगी। तीसरा अपडेट ये कि देश के अगले CJI की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौजूदा CJI BR गवई 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं। परंपरा के तहत उन्होंने अगले CJI के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। इसको लेकर CJI गवई ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को CJI के तौर पर शपथ लेंगे। पहली बार होगा जब हरियाणा का कोई व्यक्ति जुडिशरी की टॉप पोजीशन पर पहुंचेगा। उनका कार्यकाल करीब 14 महीने का होगा। 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये अगले 15-20 दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल कयासबाजी चल रही है। महागठबंधन ने तो तेजस्वी यादव को डिक्लेयर कर दिया है CM फेस, लेकिन NDA के खेमे से साफ तौर पर नाम आना भी बाकी है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से अभी तक किसी नाम पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन NDA के प्रमुख नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नाम पर अपने स्तर से मोहर लगा दी है। वो बोले कि उनके सभी विधायकों ने नीतीश के नाम का समर्थन किया है। नीतीश कुमार जी है ना, डन। और कितना क्लियर करना बताइए। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना सिर्फ चेहरा हैं, बल्कि मैं मानता हूं कि परिणामों के बाद जब हर दल की विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो नेता इवेंचुअली एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को ही मुख्यमंत्री के लिए चुनेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं की साथ में तस्वीर भी आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ के मौके पर चिराग पासवान के घर पहुंचे। चिराग ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, उनके पांव छुए। उन्होंने इसे अपना संस्कार बताया। बोले उम्र और तजुर्बे में बड़े होने के नाते वे उनका सम्मान करते हैं। इसके साथ ही चिराग ने मुख्यमंत्री बनने की भी इच्छा जाहिर की। कहा कि 2030 में वो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, क्योंकि उनका विजन हमेशा बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट रहा है। इधर छठ के बाद विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में तेजी आएगी। महागठबंधन कल यानी 28 अक्टूबर को अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा भी 28 अक्टूबर से बेगूसराय में प्रचार अभियान शुरू करेंगी। इसके अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जॉइंट रैली कई जिलों में होगी। सब अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। बढ़ते हैं अगली सुर्खी की ओर। अगली सुर्खी है मध्य प्रदेश से। जगह है गुना जिले का गणेशपुरा गांव। आरोप है कि किसान रामस्वरूप धाकड़ पर बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने अपने साथियों के साथ
हमला कर दिया। पहले उन्हें पीटा और फिर उनके ऊपर अपनी थार चढ़ा दी। लेकिन बर्बरता यहीं ख़त्म नहीं हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जब रामस्वरूप की बेटी अपने पिता को बचाने के लिए मौके पर पहुंची तो उसके साथ भी बदसलूकी हुई। महेंद्र नागर ने उसके कपड़े तक फाड़ दिए और दहशत फैलाने के मकसद से हवाई फायर किया। रामस्वरूप को 1 घंटे तक गांव से बाहर नहीं जाने दिया गया। घंटे भर बाद रामस्वरूप को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महेंद्र नागर और 3 महिलाओं समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लगभग कुल 14 लोग थे जिनने मारापीटी करी थी और ये भी उसमें बताया गया है कि घटना में थार गाड़ी का और जॉन डियर के एक ट्रैक्टर का भी यूज हुआ था। कुछ हवाई फायरिंग भी हुई थी। तो इसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामला पंजीबद्ध किया है। इसमें एक फरियादी की मृत्यु भी हो गई है और जो एक मुख्य आरोपी है इसमें महेंद्र नागर, इसका आपराधिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो इसमें लगभग गुना में 4 अपराध इसके पाए गए हैं जो कि 376 के हैं। पहले 353 डिटरिंग अ पब्लिक सर्वेंट और मारापीटी के हैं। इसके अलावा राजस्थान के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में भी एक मारापीटी का अपराध पहले से पंजीबद्ध है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि गणेशपुरा गांव से लगभग 25 किसान अपनी ज़मीन औने पौने दामों में बेचकर पलायन कर चुके हैं महेंद्र नागर की ही वजह से। जब रामस्वरूप ने विरोध किया तो उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। बंदूक, पिता की बंदूक को रोजाना ही गांव में लेकर घूमते हैं, तो शिकार खेलते ऐसे घूमते हैं, गाँव को बताते हैं बंदूक है हमारे पास, मार देंगे। आए दिन रोजाना का यही काम है, बंदूक दिखाना गाँव वालों को, गरीब लोग। ये सिस्टम है इनका। चरनों भूमि घेर रखी, गरीबों की जमीन दबा रखी है नाजायज। आदिवासियों की जमीन है, कितनी जमीन होगी? वो भी 60-70 बीघा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।